उस सफेद शर्ट वाली लड़की पर ध्यान दें। ये 18 साल की निया विल्सन है। वो भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर बाकी लोगों की तरह ट्रेन बदलने के लिए उतर रही है। लेकिन फिर से देखिए, इस बार उस लड़की पर ध्यान मत दीजिए। इसके बजाय उसके पीछे खड़े व्हाइट ग्रे हुडी वाले आदमी को देखिए। वो उसके पीछे ट्रेन से उतरता है, हुड नीचे करता है और अपने सनग्लास उतार देता है। वो इधर उधर देखता है मानो भागने का रास्ता ढूंढ रहा हो। फिर वो नीचे झुकता है और अपनी पैंट के अंदर से कुछ निकालता है। जरा करीब से देखिए, जो चीज उसने निकाली वो एक चाकू है। वो झट से इसे अपनी स्वेटशर्ट से ढक लेता है, लेकिन उसे तैयार ही रखता है। भीड़ वाले स्टेशन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस लड़की का वो पीछा कर रहा है, निया, वो अपनी 2 बड़ी बहनों तशाया और लतीफा के साथ घर जा रही है। उन्होंने अभी अपने पापा को फोन करके बताया कि वो जल्दी आ जाएंगी और वो ट्रेन के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो आदमी हमला कर देता है। इसके बाद मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो भीड़ में घुल मिल जाता है। वो सीढ़ियां उतरकर स्टेशन से बाहर निकलता है और बाहर पुलिस नजर आने से पहले गेट पार कर लेता है। एक ऑफिसर के बॉडी कैम में रिकॉर्ड होते हुए वो गवाह होने का नाटक करता है और बताता है कि प्लेटफॉर्म पर कोई घायल हुआ है। वो उन्हें इशारा करता है और ऑफिसर्स लड़कियों की मदद के लिए दौड़ते हैं। अनजाने में हमलावर को भाग जाने देते हैं। वो बिना किसी के पीछा किए स्टेशन से भाग निकलता है और पास की एक पार्किंग बिल्डिंग की ओर दौड़ता है। फिर वो एक अलग हुडी पहन लेता है, दूसरी को बैकपैक में रख देता है और अपने जूते और ट्रैक पैंट उतार देता है। फिर वो बाहर निकलकर बस स्टॉप की तरफ भागता है। बस आते ही वो चोट का नाटक करता है ताकि फ्री में सफर कर सके। बस से उतरने के बाद कैमरों से दूर जाकर वो गायब हो जाता है। वो समझता है कि उसने बच निकलने का हर तरीका सोच लिया, लेकिन इसी फुटेज में पुलिस उसकी वो बड़ी गलती पकड़ लेगी जो आखिर में उसे गिरफ्तार करवाएगी और बहनों पर हमले का बदला दिलाएगी। ये 22 जुलाई 2018 है। रात करीब 9:45 बजे लड़कियों के पापा को उनकी बेटी तशाया का घबराहट में फोन आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। मुझे बस इतना ही समझ आया कि वो बार्ट कह रही है। मुझे लगा कि शायद बार्ट पर किसी के साथ उनकी कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी। मामले की गंभीरता जाने बिना वो तुरंत कार की ओर भागता है और मैकआर्थर बार्ट स्टेशन यानी बे एरिया रैपिड ट्रांजिट की ओर निकल पड़ता है। उसे बस इतना पता है कि उसकी बेटियां मुसीबत में है, लेकिन वहाँ जो वो देखता है वो उसकी सोच से भी कहीं बुरा है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा वहां बहुत सारी एम्बुलेंस और पुलिस थी। मैंने उन्हें लतीफा को एम्बुलेंस में बैठाते देखा। मैंने देखा उसके हाथ से खून टपक रहा था, तो मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बस इतना कहा, जाकर निया को देखिए। मैं पलटा, सीढ़ियां दौड़कर चढ़ा, चिल्लाया क्या, और तभी मैंने अपनी बेटी की बॉडी देखी। मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं था, अपनी बच्ची को मरा हुआ देखना। निया के पापा जो देख रहे हैं उसे समझना उनके बस से बाहर है। गर्दन में चाकू लगने के 3 मिनट से भी कम समय में निया दम तोड़ देती है। उसके पापा को उसकी माँ अलीसिया को बताने का बहुत दर्दनाक काम करना पड़ता है। जब अलीसिया को यह खबर पता चलती है तो वो बिल्कुल टूट जाती है। सदमे में वो सैक्रामेंटो में अपना घर छोड़कर तुरंत ओकलैंड के लिए निकल जाती है। ये सफर सबसे लंबा, सबसे शांत, क्योंकि मैं बस इंतजार करती रही कि वो फोन करके कहे कि वो ठीक है, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। जब वो हमले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, निया और तशाया की बहन लतीफा भी चाकू लगने के बाद अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। उसका परिवार सदमे में है और सोच रहा है कि उन पर हमला किसने किया होगा और क्यों। मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मैं उसे जानती हूँ, क्या हमारी उससे किसी भी तरह से कोई बातचीत हुई थी, क्योंकि ये कौन है और उसने हमें क्यों निशाना बनाया। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया। ये माँ बाप का सबसे बुरा सपना होता है। वो मेरी बच्ची है जो वहां पड़ी है, मुझे उसके लिए न्याय चाहिए। भीड़ भरी जगह पर होने के बावजूद वो आदमी सिक्योरिटी और पुलिस ऑफिसर्स के पास से निकलकर भाग जाता है। कोई नहीं जानता वो कौन है या कहां है, मगर स्टेशन के अंदर और आसपास लगे कैमरों ने हमला, उससे पहले के पल और उसका भागना रिकॉर्ड किया है। और जब इन्वेस्टिगेटर फुटेज देखते हैं तो एक बड़ा सुराग मिलता है। वीडियो में उस आदमी को पास की एक पार्किंग बिल्डिंग के अंदर देखा जा सकता है, जहां वो अपना बैकपैक छोड़कर बस स्टॉप की ओर भागता है। हमले के कुछ ही घंटों में पुलिस को बैग मिल जाता है। उसमें कई पर्सनल चीजें होती हैं जिससे वो उस आदमी की पहचान कर लेते हैं। वो 27 साल का जॉन ली कावल है। उसके रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि वो पहले से सजा काट चुका है और पैरोल पर है। पहले वो घातक हथियार से हमले और सशस्त्र लूट के केस में दोषी ठहराया गया है। उसके और विल्सन परिवार के बीच कोई रिश्ता नहीं दिखता, लेकिन हमले की डिटेल्स के लिए एक और उम्मीद है। निया की बहन लतीफा जो अस्पताल में होश में आती है। मुझे याद है कि मैं हाईलैंड पहुंची थी और उसके बाद से सब कुछ धुंधला सा था। फिर मैंने अपने भाई को देखा
फिर पापा आए और मैं बोली निया कहाँ है, और वो हिचकिचाए। और फिर मेरे पापा ने मुझे बताया और तभी मैं बेड से उठने की कोशिश करने लगी। मेरा भाई कह रहा था उठो मत, लेटी रहो। लतीफा को निया के बारे में पता चलता है। कातिल अभी भी फरार है और परिवार जवाबों के लिए बेचैन। अभी अपनी चोटों से उबर रही लतीफा उन्हें उस रात पहले की घटनाएं बताती है। हमले से कुछ घंटे पहले निया, लतीफा और तशाया फैमिली से मिलने गए थे। उनकी आंट टेरेसा को लाइलाज बीमारी का पता चला था और परिवार चाहता था कि उनके साथ रहते हुए एक जश्न मनाया जाए। वो जश्न में गए और उसके बाद ओकलैंड लौटने के लिए रात के करीब 9 बजे कनकॉर्ड बार्ट स्टेशन पहुंचे। जैसे ही वो आदमी उन्हें प्लेटफॉर्म के एस्केलेटर पर देखता है, वो उन्हें टारगेट कर लेता है। लड़कियां 15 मिनट तक ट्रेन का इंतजार करती हैं। फुटेज में वो पूरे वक्त उन पर नजर बनाए रखता है, अपना हमला सोचता हुआ। जब वो दरवाजों की ओर चलते हैं, वो अजनबी हुडी पहनकर बैकपैक उठाता है और उनका पीछा करता है। वो ट्रेन में चढ़ा, बहनों के पास बैठ गया। कई स्टॉप तक वो सनग्लास के पीछे से उन्हें घूरता रहता है, मगर पास नहीं आता। जब ट्रेन करीब 9:35 बजे मैकार्थर स्टेशन पहुंचती है, बहनों के साथ साथ वो भी उनके पीछे उतरता है। तशाया सबसे पहले अगली ट्रेन में चढ़ गई। फिर एक औरत बच्चे को स्ट्रोलर में लेकर दरवाजों से पीछे हटने लगी और लतीफा और निया प्लेटफॉर्म पर ही रहीं। उस औरत को हम नहीं देखते क्योंकि वो पीछे हट रही होती है, लेकिन बच्चा निया को देखता है। फिर निया कहती है हाय बेबी, और मैं और निया बार्ट ट्रेन में चढ़ने लगे। लेकिन फिर अचानक ऐसी आवाज आती है और निया आगे की ओर झुक गई, और इससे पहले कि मैं वापस मुड़ती मेरी ओर, और तभी निया ने मुझे आवाज दी। मैंने निया को देखा, लगा जैसे वो गिर गई। मैं शॉक हो गई। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। लेकिन अचानक तशाया को खून दिखाई दिया। निया की गर्दन पर 2 वार किए गए और प्लेटफॉर्म पर उसके साथ खड़ी लतीफा को भी चाकू मारा गया। फिर हमलावर भाग गया। दरवाजे बंद हो गए थे और फिर वो दोबारा खुले। फिर मैं चीखने चिल्लाने लगी, किसी से हेल्प मांगने के लिए। मुझे याद है एक ऑफिसर ने आकर मुझसे बात की। मैंने कहा मेरी बहन की हेल्प करो, बस ये देख लो कि वो ठीक है। स्ट्रोलर वाली महिला ने तुरंत बच्चे का कंबल निया की गर्दन पर डाल दिया और लतीफा ने उसे दबाकर खून रोकने की कोशिश की ताकि अपनी बहन को बचा सके। और मैं यही सोच रही थी कि दबाव डालना चाहिए। पता नहीं कहीं उसे और दर्द तो नहीं दे रही, पता नहीं मैं सही कर रही थी या नहीं। और फिर मैं मुड़ी और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पकड़ा और कहा तुम्हें भी चाकू मारा गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे हटाया, लेकिन लतीफा को अपनी चोटों की परवाह ही नहीं थी। उस पल उसके दिमाग में सिर्फ अपनी बहन का ही ख्याल था। मैं अभी भी खुद को दोष देती हूँ कि मैं उसे बचा नहीं सकी। उसने बस मेरा नाम चिल्लाया, टीफा टीफा टीफा। और उन आखिरी पलों में जब आप उसके साथ थीं, आपने उससे क्या कहा? यही कि मैं उससे प्यार करती हूँ और सब ठीक होगा। और मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ बेबी, तुम मेरी छोटी बहन हो। लतीफा और तशाया अपनी छोटी बहन को उनसे छीनने वाले को पकड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। मरने से पहले निया को इस बात का डर था कि कहीं उसे या उसके अपनों को सिर्फ उनकी नस्ल की वजह से निशाना न बनाया जाए। उसने अपने परिवार से कहा था कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो तो वो चाहती है कि वो हमलावर को सजा दिलाने के लिए लड़ते रहें। अब निया के डर सच होते देख उसका परिवार उसके कातिल को बचकर निकलने नहीं देना चाहता। हमले के लगभग 12 घंटे बाद उसे कानून के कटघरे में लाने की उम्मीद फिर से जगती है, जब पुलिस उसकी फोटो और जानकारी लोगों के साथ शेयर करती है। वो एक हिंसक अपराधी है जो इस वक्त परोल पर है और निया के मर्डर के लिए उसके खिलाफ एक्टिव अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मेरे सारे भाई बहनें, कजिन्स, हर कोई उसे ही ढूंढ रहा था। खबर जल्दी फैल जाती है और ओकलैंड के लोग तलाश में हर तरह से मदद करते हैं। वो आदमी पूरे परिवार के लिए बिल्कुल अजनबी था और उन्हें शक है कि ये नस्ल के आधार पर किया गया हमला था। पुलिस ने कुछ ही घंटों में फुटेज और बैग ढूंढ लिया, लेकिन उसकी जानकारी जारी करने में लगभग 12 घंटे लग गए और लोगों को डर था कि अगर वो खुद इस पर ध्यान नहीं दिलाएंगे तो कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। निया के बारे में पोस्ट सोशल मीडिया पर से हर नेम हैशटैग के साथ फैल गईं, जो अश्वेत महिलाओं और लड़कियों पर पुलिस हिंसा के खिलाफ जागरूकता का अभियान था। जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा, इसका इस्तेमाल एंटी ब्लैक हिंसा के पीड़ितों पर ध्यान खींचने में हुआ। गुस्सा बढ़ता है और समुदाय के लगभग 1000 मेंबर स्टेशन पर निया के लिए एक शोक सभा में इकट्ठा होते हैं, उसकी कहानी सुनाने, उसे याद करने और इंसाफ की मांग करने के लिए। इतने लोग उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने निया को मारा और लतीफा को मारने की कोशिश की, पर लगता है कि वो गायब हो गया है। लेकिन शोक सभा के दौरान पुलिस को एक गुमनाम कॉल आती है जो सब कुछ बदल देती है।
फोन करने वाला कहता है कि वो बार्ट ट्रेन में है और जिस जॉन कावेल को वो ढूंढ रहे थे वो उसे उसी ट्रेन में दिखता है। ट्रेन सीधे मैकार्थर स्टेशन की ओर जा रही है जहां ये अपराध हुआ था और जहां शोक सभा चल रही है। पुलिस को नहीं पता कि वो आदमी और लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं, लेकिन वो उसे पहले ही पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। वो उसे अचानक पकड़ने के लिए मैकार्थर स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। फिर ट्रेन वहां पहुंचती है और दरवाजे खुल जाते हैं। ऑफिसर हर जगह देखते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखता। हालांकि पास के ही प्लेजेंट हिल स्टेशन पर, जो लगभग 20 मिनट की दूरी पर है, ऑफिसर ट्रेन में भी उसे ढूंढते हैं। इस बार उन्हें वो आदमी दरवाजे के ठीक बीचों बीच मिलता है। आज आप कैसे हैं? अच्छा हूं। क्या हुआ? बस अभी बताता हूं। आपका नाम क्या है सर? जॉन कावेल। वो ना विरोध करता है और ना ही भागने की कोशिश। ऑफिसर उसे आसानी से गिरफ्तार कर लेते हैं। हमले के 24 घंटे से भी कम समय में तलाश खत्म हो जाती है। हालांकि उसे देखकर लगता है कि वो कोऑपरेट कर रहा है, पर वो अभी ट्रायल से बचने की फिराक में है। फरवरी 2020 में जॉन ली कावेल का मुकदमा शुरू होता है। उसके मानसिक बीमारी का इतिहास है और वो पागलपन के कारण खुद को निर्दोष बताता है। गवाही देते वक्त वो इसी पर जोर देता है। कहता है कि उसे लगा बहनें एलियन हैं और उन्होंने उसकी दादी को किडनैप किया था। उसने सब कुछ मजाक बना दिया। वो वहाँ बेतुकी बातें कर रहा था क्योंकि वो पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। एक बार के लिए मेरा मन किया कि मैं वीडियो चलाकर दिखाऊं कि उसे पता था वो क्या कर रहा था। फिर वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, मुझे गालियां देने लगा। कह रहा था कि मुझे पता है वो बेगुनाह है और अदालत में हंगामा मचा रहा था। जज के बार बार रोकने के बावजूद वो अपनी बकवास जारी रखता है। प्रोसिक्यूटर को गालियां देता है जिस वजह से उसे कोर्ट रूम से निकाल दिया जाता है। उस रात की सिक्योरिटी फुटेज से साफ होता है कि उसने हमला और भागने की पूरी प्लानिंग की थी और बाद में बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी साथ रखे थे। उसने स्टेशन पर और किसी के बजाय बहनों को टारगेट किया और प्रोसिक्यूशन कावेल पर हेट क्राइम लगाने की भी सोचता है। उस टाइम कई औरतें और भी कई लोग बार्ट प्लेटफॉर्म पर आए थे। उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने 3 अफ्रीकन अमेरिकन लड़कियों को देखा, वो उन्हीं पर अटक गया और कैमरों के हर एंगल से ये बात साफ दिखती है। कस्टडी में रहते हुए भी उसने जानबूझकर एक अफ्रीकी अमेरिकी डेप्यूटी से बात की और उसे कई नस्लीय गालियां भी दी। मुझे कोई शक नहीं है कि ये हमला नस्लीय नफरत के चलते हुआ था। तुमने उसे उसके रंग की वजह से मार दिया। तुमने उसे किसी और वजह से नहीं मारा। लेकिन इसे हेट क्राइम साबित करना मुश्किल होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बुच फोर्ड पहले से सोची समझी हत्या और घात लगाकर हमला करने की धारा लगाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसने पहले उन्हें देखा, ट्रेन तक फॉलो किया और फिर स्टेशन पर हमला किया। परिवार भी सहमत होता है, उम्मीद करता है कि उसे उम्र कैद मिले और जब फोर्ड हिरासत में रहते हुए कावेल के कॉल्स की जांच करता है तो उसे एक बड़ी सफलता मिलती है। मिस्टर कावेल अपने मेंटल हेल्थ केयर गिवर से खुलकर बातचीत करते थे। क्योंकि मिस्टर कावेल को मेंटल हेल्थ की दिक्कतें थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने ये भी साफ बताया था कि ट्रायल शुरू होने पर ज्यादा पागल दिखने के लिए उसे अपनी दवाइयां लेना बंद करना होगा। मुझे लगता है ये एक पूरा तमाशा था। ट्रायल में वो ये जताने की कोशिश करता है कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन जज उसकी बातों में नहीं आते और फैसला सुनाते हैं कि हमले के समय वो मानसिक रूप से स्वस्थ था। जॉन कावेल को निया विल्सन की हत्या, उसकी बहन लेटिफा की हत्या की कोशिश और घात लगाकर हमला करने के आरोप में दोषी पाया जाता है। उसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उम्र भर सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनकर निया का परिवार अब आगे बढ़ने की शुरुआत कर सकता है। वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिता रहा है, इसलिए मुझे सच में लगता है कि न्याय हुआ है। और मुझे पता है कि निया ऊपर से अपने परिवार, अपनी बहनों, दोस्तों, अपनों को और पूरी कम्युनिटी को देखकर मुस्कुरा रही है। अब वो सुकून से सो सकती है। उसका परिवार जानता है वो आदमी अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी इस पल में सुकून भी है और दर्द भी। अब ट्रायल खत्म होने के बाद वो इस दुख और निया के बिना जिंदगी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। यही सोचकर अभी भी भारी सा लगता है। मेरे मन का एक हिस्सा मानने को तैयार नहीं और दूसरा हिस्सा हकीकत का सामना कर रहा है। ये कुछ ऐसा था जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे ना ही नींद आती, ना भूख लगती। इस सब के कारण मुझे स्ट्रोक आ गया। मैं अब साफ नहीं बोल पाता। मेरी राइट साइड ज्यादा ठीक से काम नहीं करती। ठीक होने का ये सफर लंबा है, लेकिन निया के परिवार का हर सदस्य अपने तरीके से आगे बढ़ने की ताकत जुटा रहा है। मेरे कुत्ते मुझे, हमारे पास एक हस्की है, वो बहुत लाडली है। मुझे मजबूर कर देती है कि उसे घुमाने बाहर ले जाऊं। वो मुझे हिम्मत देती है, वही मेरी थेरेपी है। निया की बहनें आज भी उस हमले से बच जाने के गिल्ट से जूझ रही हैं, लेकिन थेरेपी, मेडिटेशन और अपनों के सहारे ताशिया और लतीफा खुद को फिर से पा लेती हैं। वो जानते हैं कि निया उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी करती
और वो देखते हैं कि अब उसकी कहानी दूर दूर तक फैलकर लोगों पर असर डाल रही है। उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी एकजुट होती है और सैकड़ों लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। वो गोल्ड और सफेद कपड़ों में सजी थी और सफेद ताबूत में रखा गया था। उसे एक बग्गी में विदाई दी गई और कबूतर उड़ाए गए। वो खूबसूरत था। ये नाम निया, ये स्वाहिली भाषा के शब्द से आया है, पर्पस से। निया के जाने के बाद भी उसका उद्देश्य दूसरों के जरिए जिंदा है। उसे बराबरी के हक के लिए लड़ने का गहरा जुनून था। वो हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखती थी। जहां भी जाती थी दया और करुणा फैलाती थी। मैं निया को याद करता हूं तो मुझे रोशनी, उसकी बड़ी चमकती खूबसूरत स्माइल याद आती है। ऐसी थी मेरी बच्ची। एक बहन के प्यार को कभी बयान नहीं किया जा सकता। निया अपने दोस्तों और परिवार के बहुत करीब थी और उसने पास और दूर के कई लोगों की जिंदगी पर असर डाला। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियां लगातार आती रहीं। दोस्त, अजनबी और सेलिब्रिटीज सभी उसकी कहानी को लोगों तक पहुंचा रहे थे। NBA स्टार स्टेफ करी एक हाई स्कूल बास्केटबॉल शोकेस होस्ट करते हैं और गेम निया को डेडिकेट करते हैं। उसके परिवार के लिए $20,000 से ज्यादा जुटाते हैं। जिस दिन वो ग्रेजुएट होने वाली थी उसी दिन उसके स्कूल ने उसे सम्मानित किया। 2018 की क्लास एक और ग्रेजुएट के बिना पूरी नहीं मानी जाएगी। मुझे बहुत गर्व है। ये एक ऐसा सपना था जिसके बारे में मैं और मेरी बेटी कई बार बैठकर बात किया करते थे और ये सोचकर दिल टूट जाता है कि वो खुद ये सब देखने के लिए यहाँ नहीं है। निया को म्यूजिक और डांस से बहुत प्यार था और वो एक दिन अपना डांस स्टूडियो खोलना चाहती थी। उसने EMT या पैरामेडिक बनने या यहाँ तक कि क्रिमिनल जस्टिस में काम करने के बारे में भी सोचा था। वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहती थी और 2019 में उसके परिवार ने निया विल्सन फाउंडेशन शुरू किया, जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, बेघर लोगों की मदद, सेल्फ डिफेंस क्लासेस और युवाओं के लिए नौकरी के अवसर देने के लिए काम करता है। निया का परिवार उसे हर दिन याद करता है। उसकी याद को जिंदा रखने और दुनिया को बेहतर बनाने के उसके मिशन को आगे बढ़ाने में जुटा है। निया, तुम मुझे एक बेहतर इंसान बनाती हो। मैं अपनी बेटी का नाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेकर चलती हूँ, इसलिए मेरे हर फैसले में वो शामिल होती है क्योंकि मैं उसे किसी भी तरह से निराश नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि निया को ऐसे याद किया जाना चाहिए कि वो लोगों से कितना प्यार करती थी, उनकी कितनी परवाह करती थी और सभी के अधिकारों के लिए उसका कितना जुनून था। मैं और मेरी बेटियां, हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन ये बात जिंदगी भर हमारे दिल में रहेगी। हम संभल जाएंगे, संभल जाएंगे।